Welcome everybody. So this is the second session of Android Study Jams. आई होप कि पहले सेशन से आपको पता चल गया होगा कि एंड्रॉयड स्टडी जैम्स क्या होते हैं और उसमें जो हमने पढ़ा था आपने वो एक बार रिवाइज़ कर लिया होगा, आपको वो आता होगा। क्योंकि आज का सेशन हम ये सोच के स्टार्ट करेंगे कि आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 के सारे पाथवेज कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि आज वो बहुत काम आएंगे, क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इसकी रिकॉर्डिंग आपको बाद में भेज दी जाएगी, एक लिंक भेज दिया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या क्या पढ़ा था। तो यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन था, हमने कॉटलिन के बारे में कुछ जाना था, आपने पहला ऐप बनाया था, फिर एक लेआउट के बारे में भी सीखा था कि लीनियर लेआउट होता है कैसे होता है, जिसमें लीनियरली अरेंज होता है, रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रक्ट लेआउट, फिर हमने एक बटन भी ऐड किया था उसमें। सो आज के सेशन में हम क्या जानेंगे कि एक्टिविटी क्या होती है, फ्रैगमेंट क्या होता है और नेविगेशन, मतलब हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में नेविगेट कैसे करते हैं। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। एक्टिविटी। सो एक्टिविटी क्या होती है कि जो स्क्रीन आपको दिखती है जिसमें कुछ जिससे यूज़र इंटरैक्ट करता है, जिसमें कुछ व्यूज़ बने होते हैं, उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। तो एन एक्टिविटी प्रोवाइड्स द विंडो इन विच द ऐप ड्रॉज इट्स UI। और डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम बनाते हैं। जैसे अगर मेरे ऐप में 2 स्क्रीन है, हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जा रहे हैं, एक स्क्रीन में कुछ लिखा है, फिर हमें उसका कुछ रिजल्ट पाना है, तो हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट स्क्रीन्स बनाते हैं, मतलब डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए डिफरेंट एक्टिविटी बनाते हैं। और एक एक्टिविटी के डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, जिसे हम ये असाइन करते हैं कि एक्टिविटी किस तरह उस टाइम पे परफॉर्म करनी चाहिए। जैसे हमारी जो एक्टिविटी है उसके स्टेट्स क्या क्या हैं देखते हैं, जैसे क्रिएट, पॉज, स्टॉप, डिस्ट्रॉय। और ये स्टेट्स कैसे अटेन होते हैं कि जब यूज़र इंटरैक्ट करता है तो कुछ इवेंट ट्रिगर होते हैं। जैसे हमने कोई बटन क्लिक किया तो एक इवेंट क्रिएट हुआ, तो हमने उस इवेंट पे रिस्पॉन्ड किया, सो इससे स्टेट्स क्रिएट होते हैं। सो देखते हैं कि एक्टिविटी के क्या क्या स्टेट्स होते हैं और एक लाइफ साइकिल क्या होती है एक्टिविटी की। सो एक्टिविटीज़ पहले तो क्रिएट होती हैं, पहले हम उसे क्रिएट करेंगे, फिर हम उसे स्टार्ट करेंगे कि मतलब उसे यूज़र इंटरैक्ट कर सके, उसे विजिबल करेंगे, फिर रिज्यूम करेंगे, फिर पॉज, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय, ये उसके स्टेट्स होते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं है कि जैसे जब एक एक्टिविटी क्या बोलते हैं एग्जिस्टेंस में आती है तो और ये जो मेथड्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ये कुछ कॉल बैक मेथड्स हैं जो कॉल होते हैं थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ एन एक्टिविटी। सो ऐसा होता है कि जब हम कोई ऐप ओपन करते हैं तो एक स्क्रीन को क्रिएट होने में और उसको डिस्ट्रॉय होने में ये सारे मेथड्स कॉल होते हैं उनके बीच में। तो सबसे पहले जब हम ऐप ओपन करते हैं तो ऑन क्रिएट कॉल होता है और एक एक्टिविटी क्रिएट होती है जो सिर्फ अभी मतलब वो एग्जिस्टेंस में आ रही, मेमोरी में आ रही, भी वो हमें विजिबल नहीं है। फिर ऑन स्टार्ट कॉल होता है जिससे वो एक विजिबल स्टेट में आ जाती है, फिर हमें एक्टिविटी दिखने लगती है। फिर ऑन रिज्यूम स्टेट में, जब ऑन रिज्यूम कॉल होता है तो वो एक रिज्यूम स्टेट में होती है और उस टाइम हम वो फोकस में होती है, यानी हम उस एक्टिविटी से इंटरैक्ट कर सकते हैं। फिर मान लीजिए हम उस एक्टिविटी से इंटरैक्ट कर रहे हैं, बीच में कोई कॉल आ रहा है, तो उस एक्टिविटी अब वो हमारे फोकस में नहीं है, वो विजिबल है पर फोकस में नहीं है, तो फिर वो पॉज्ड स्टेट में है, तो तब ऑन पॉज कॉल होता है, वो पॉज स्टेट में चली जाती है। अब हाँ, जो एक्टिविटी मान लीजिए कॉल आया और आपको कोई मैसेज देखना है साइमल्टेनियसली, तो आप मैसेज जब प्रेस करोगे तो दूसरी एक्टिविटी खुल जाएगी। ऑल्दो वो मेमोरी में है आप उसे रिज्यूम कर सकते हो, मतलब वापस से देख सकते हो, पर अभी वो विजिबल नहीं है, तो वो स्टॉप्ड स्टेट में है। फिर जब आप उस ऐप को पूरी तरह से मेमोरी से हटा दोगे तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो डिस्ट्रॉयड स्टेट में हो जाएगी। सो ये ऐसे कॉल होता है। और ऑन रीस्टार्ट का क्या काम है कि ऑन स्टॉप्ड से ऑन स्टार्ट पे जाने के लिए हम वापस से ऑन रीस्टार्ट कॉल करते हैं कि मान लीजिए मेमोरी में है और उसे हमें वापस विजिबल करना है, तब हम ऑन रीस्टार्ट कॉल करते हैं। सो ये एक एक्टिविटी की लाइफ साइकिल है। सो ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। सो पहले ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, तो जब हमने जब हमने एक्टिविटी क्रिएट की तो ऑन क्रिएट कॉल हुआ, फिर ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, तो एक्टिविटी फोरग्राउंड में आई, मतलब हमें विजिबल हुई। फिर जब ऑन रिज्यूम में आई तो हम उससे इंटरैक्ट कर सकते हैं। सो यूज़र रिटर्न्स टू एक्टिविटी एंड एक्टिविटी रनिंग। फिर जब वो ऑन पॉज में जाती है तो यानी एक्टिविटी लीव्स फोरग्राउंड, हमें वो विजिबल नहीं है, मतलब हम उससे इंटरैक्ट नहीं कर सकते। और
फोकस में नहीं है, फोरग्राउंड का मतलब है। फिर ऑन स्टॉप में कॉल हुआ तो फिर हमें विजिबल नहीं है। फिर ऑन डिस्ट्रॉय यानी वो पूरी तरह से मेमोरी से जा चुकी है, हम बस वापस उसको रिज्यूम नहीं कर सकते। हम मेमोरी से रिज्यूम करने के लिए उसे ऑन रीस्टार्ट कॉल करते हैं। ये सब मेथड्स एंड्रॉयड अपने आप, जो एंड्रॉयड सिस्टम ओएस होता है वो अपने आप से कॉल करता है। इसमें हमें कुछ इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें कुछ फंक्शंस ऐड कर सकते हैं कि हमें इस टाइम पे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, पर हम इसे चेंज नहीं कर सकते कि ऑन स्टार्ट पहले कॉल कर दें, फिर ऑन पॉज, फिर ऑन क्रिएट कॉल करें। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, एंड्रॉयड बेसिक प्लेटफॉर्म की तरफ, और देखते हैं। सो खोलते हैं एक्टिविटीज़ एंड कोड लैब। सब लोग साथ साथ में फॉलो करते जाइएगा। मैंने न्यू टू प्रोग्रामिंग ट्रैक में यूनिट 3 नेविगेशन खोला है, नेविगेट बिटवीन स्क्रीन्स, और उसका पहला पाथवे खोला है, नेविगेट बिटवीन स्क्रीन्स। उसकी कोड लैब है एक्टिविटीज़ एंड इंटेंट्स। इसमें एक वर्ड ऐप बनाना है विथ मल्टीपल एक्टिविटीज़, और हमें इसमें ये सिखाया जाएगा कि हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में कैसे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन है, इस सब पढ़ने का वो कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऐप का स्टार्टर कोड हमें गिटहब पे दिया हुआ है, हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है ऐप के बारे में जान लेते हैं कि पहले ऐप कैसे है बनाना है और क्या क्या उसमें है। तो एक वर्ड ऐप है, उसमें डिफरेंट आपको लेटर्स दिए जाएंगे। आप उस लेटर पे जब क्लिक करोगे तो आप दूसरे स्क्रीन पे जाओगे, जिसमें उस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुए कुछ लेटर्स होंगे, और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप ब्राउज़र पे जाओगे उस वर्ड की डेफिनेशन के लिए। ये आज का ऐप है। स्टार्टर कोड आप क्लोन कर लो, डाउनलोड कर लो, एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन कर लो। तो ये है, ओवरव्यू ले लेते हैं कि ऐप में पहले से क्या क्या डिफाइंड है। तो 4 स्क्रीन्स हमें पहले से, 4 फाइल्स हमें पहले से दी गई हैं। उसमें डिटेल एक्टिविटी, लेटर, अडेप्टर। आई होप आप लोगों ने जब लिस्ट पढ़ा हो तो रिसाइकलर व्यू के बारे में पढ़ा हो, और उसमें अडेप्टर्स होते हैं। सो आज थोड़ा सा वो भी ले लेंगे कि मतलब थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। कि जो लेटर अडेप्टर है इज़ यूज्ड बाय द रिसाइकलर व्यू इन मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी वो फाइल होती है, लॉन्च एक्टिविटी होती है, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना अब जब हम अपना ऐप खोलेंगे तो सबसे पहले एक्टिविटी यही लॉन्च होगी, मेन एक्टिविटी, क्योंकि हमने ये डिफाइन किया हुआ है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में। सो लेटर अडेप्टर क्या करेगा, ईच लेटर इज़ अ बटन विथ an on-click listener which is currently empty. This is where you will handle button press to navigate to details activity. So लेटर अडेप्टर से क्या होगा, वो लिस्ट आ जाएंगी सारे अल्फ़ाबेट्स की। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम डिटेल एक्टिविटी पे चले जाएंगे, जिसमें उसके बारे में डिटेल दी जाएगी। फिर वर्ड अडेप्टर इज़ यूज्ड बाय recycler view in detail activity to display a list of words which you can navigate to this screen quite yet. You can't navigate to this screen quite yet. Just know that each word also has a corresponding button with a non-click listener. This is where you'll add code that navigates to the browser to show a definition for the word. Word adapter फाइल में हम वो कोड ऐड करेंगे जिससे हम ब्राउज़र पे जा सके, नेविगेट कर सके। सो लेटर अडेप्टर से हम अल्फ़ाबेट वाली स्क्रीन से वर्ड वाली स्क्रीन पे जाएंगे, और वर्ड अडेप्टर से हम वर्ड अडेप्टर वो लिस्ट डिस्प्ले करवाएगी जिससे हम वर्ड से ब्राउज़र स्क्रीन पे जा सके। और मेन एक्टिविटी सब कंटेन करेगी। तो एक्टिविटी के बारे में हमने इतना जान लिया कि एक्टिविटी ऐसे ऐसे होती है। अब हम क्वेश्चन उठता है कि हम जब कुछ प्रेस करेंगे या फिर कोई भी इवेंट ट्रिगर करेंगे तो हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में कैसे जाएंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटेंट्स। इंटेंट्स को बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक ब्रिज होती है बिटवीन 2 एक्टिविटीज़। ये एक ब्रिज होती है। ये एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाने में हमें इवेंट यूज़र को पहुंचाती हैं, और कुछ डेटा होता है। तो वो ये डाटा एक, जैसे हमने ईमेल लिखा, हमने लॉगिन किया ईमेल और पासवर्ड से, हम जब अपने प्रोफाइल पे गए तो वहाँ पे हमें अपना ईमेल शो होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ईमेल
मतलब सर्वर से फेच हुआ हो सकता है वो ईमेल हम पहली स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे भेज रहे हो, और अक्सर करके हम कई सारे डेटा एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे शेयर करते हैं। सो इंटेंट से हम डेटा भी शेयर कर सकते हैं। सो डेटा शेयर करने के लिए हम इंटेंट में एक मेथड होता है पुट एक्स्ट्रा, उसमें अपना डेटा मतलब पुट करते हैं, हम उसमें डेटा अपने डिफाइन करते हैं, और फिर दूसरे स्क्रीन पे गेट एक्स्ट्रा स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, अगर हमें स्ट्रिंग रिट्रीव करना है तो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, INT रिट्रीव करना है तो गेट INT इंट एक्स्ट्रा मेथड से वो डेटा उस स्क्रीन उस एक्टिविटी में रिट्रीव कर लेते हैं। और इंटेंट्स दो तरह के होते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। सो एक्सप्लिसिट क्या होता है कि ये बेसिकली हमारे ऐप में ही होता है कि हम अपने ही ऐप में एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जा रहे हैं, तब उस टाइम हम एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज़ करते हैं। और क्या होता है कि हम कभी कभी अपने ऐप से दूसरे ऐप में भी डेटा शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कुछ शेयर करना है, कोई फाइल म्यूज़िक शेयर करना है हमें, हम गैलरी से अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे। तो हमने एक एक ऐप का कम्युनिकेशन दूसरे ऐप से जोड़ा है, और एक एक्टिविटी जो हमारे पास गैलरी है उसमें जो एक्टिविटी है हमने इमेज खोली हुई है उसका डेटा हम भेज रहे हैं इंस्टाग्राम पे। सो इसके लिए हम इम्प्लिसिट इंटेंट यूज़ करते हैं। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट इज़ यूज टू नेविगेट टू स्पेसिफिक एक्टिविटी, और इम्प्लिसिट इंटेंट इज़ यूज टू नेविगेट टू कंटेंट इन अनदर ऐप, जब हम डेटा शेयर करते हैं और या फिर ऐसा करते हैं कि इंटेंट्स पे काम करते हैं, एक ऐप में चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। सो हमने इंटेंट्स के बारे में जान लिया, थोड़ा सा टाइप्स भी जान लिए, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। थोड़ा रीड करते हैं। An implicit intent is a bit more abstract, where you tell the system the type of action, such as opening a link, composing an email, or making a phone call, and the system is responsible for figuring out how to fulfill the request. So, implicit intent क्या होता है ना, इसमें हम एक एक्शन डिफाइन करते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये नहीं डिफाइन करते कि हम कौन से ऐप में जा रहे हैं और कौन सी एक्टिविटी में जा रहे हैं। सो बेसिकली जब हमने अपनी इमेज शेयर की तो हमने ये डिफ़ाइन किया कि हमें इमेज शेयर करनी है, हमने ये नहीं डिफ़ाइन किया कि हमें इंस्टाग्राम पे शेयर करनी है। जब हम शेयर का बटन प्रेस करेंगे सो वहाँ पे एक शेयरिंग डायलॉग खुल जाता है जिसमें लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं, जिसमें से हम कोई एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं और फिर शेयरिंग होती है। ये सब एंड्रॉयड का जो सिस्टम है वो हैंडल करता है, हम बस शेयरिंग डायलॉग ओपन करने तक का ही काम करते हैं। तो हम ये बेसिकली यही इसका मतलब है। ये जैसे जो शेयरिंग डायलॉग के बारे में लोग बात कर रहे थे, फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन है कि इंटेंट्स डिस्क्राइब द रिक्वेस्ट नॉट द एक्चुअल रिजल्ट। हम बेसिकली इंटेंट में एक रिक्वेस्ट पुट फॉरवर्ड करते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, वो एंड्रॉयड का जो हमारा डिवाइस का सिस्टम है वो हैंडल करता है। सो explicit intents are generally your own app's activity, हमारे अपने एक्टिविटी में ही ऐप में ही काम करती हैं। एंड implicit intents often for presenting activities from another app or system feature. सो अब कोड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लिसिट इंटेंट पे काम करेंगे। हम लेटर एक्टिविटी से डिटेल एक्टिविटी में जा रहे हैं जिसमें लेटर अल्फ़ाबेट मेंशन है। जब हम अल्फ़ाबेट्स को प्रेस करेंगे हम डिटेल एक्टिविटी में जाएंगे जिसमें सारे वर्ड्स मेंशन होंगे जो उस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे हमने लेटर अडेप्टर जो फाइल है उसमें बाइंड व्यू होल्डर मेथड में कोड करना है। अगेन ऑन बाइंड व्यू होल्डर रिसाइकलर व्यू में आता है। अगर आपने लिस्ट वाला पार्ट नहीं किया हुआ है तो आपको ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए हल्का सा रिवाइज कर सकते हैं। रिसाइकलर व्यू क्या होता है कि मान लीजिए हमें कोई लिस्ट डिस्प्ले करनी है और हमारे पास 100 आइटम्स हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम 100 आइटम्स के व्यूज़ को क्रिएट करेंगे, 100 बॉक्सेस क्रिएट करेंगे। हम अगर मेरी स्क्रीन पे सिर्फ 5 आइटम ही फिट हो रहे हैं तो हम 5 व्यू ही क्रिएट करेंगे। और जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो जो व्यूज़ स्क्रीन से बाहर चले जाएंगे उनको हम रिसाइकिल करके यानी उनका डेटा चेंज करके वापस से स्क्रीन में हम उन्हें एंटर कर देंगे। जैसे यहाँ पे है, जैसे हमने आइटम 1 को इस स्क्रीन पे हमारे पास जो आइटम्स हैं, हमने आइटम 1 को स्क्रॉल किया और जो
उसमें डेटा था उसको चेंज करके रिसाइकिल करके यहाँ पे हमने उसको एज आइटम 7 ऐड कर दिया। तो जब अब यूज़र वापस स्क्रॉल करेगा तो उसे आइटम 1 वाला व्यू ही रिसाइकिल होकर आइटम 7 में दिखाई देने लगेगा। और ये सब जो काम होता है वो, और जो डेटा रिसाइकलिंग का काम होता है वो ऑन बाइंड व्यू होल्डर में ही होता है। सो डेटा चेंज, हम व्यू होल्डर क्या होता है, वो व्यू होल्डर वो व्यू होल्ड करता है जिसमें हमें डेटा भरना है, वो UI होल्ड करता है। जैसे हम एक लिस्ट की जो ग्रिड है वो एक ग्रिड होल्ड करता है व्यू होल्डर। सो व्यू होल्डर में हम बटन वही अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको हमने बटन के फॉर्म में रखा है हमने, और उन पर एक इवेंट लिसनर लगाया हुआ है, सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो जैसे ही हम उन्हें क्लिक करेंगे तो क्या एक्शन होना चाहिए वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। सॉरी, हाँ, तो अब हमें जैसे ही वो बटन क्लिक हो हमें दूसरे एक्टिविटी में जाना है। सो हमें एक इंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब इंटेंट में क्या होता है, इंटेंट के लिए हम इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है हमारी सोर्स एक्टिविटी, और जो दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है डेस्टिनेशन एक्टिविटी। सो सोर्स के लिए हमें जो व्यू है उसका कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो उसके कॉन्टेक्स्ट के लिए हमने होल्डर डॉट व्यू डॉट कॉन्टेक्स्ट से उसका होल्डर का कॉन्टेक्स्ट ले लिया, रेफरेंस ले लिया। सो सोर्स एक्टिविटी में हमने कॉन्टेक्स्ट पुट कर दिया। अब जो डेस्टिनेशन है वो हमारी डिटेल एक्टिविटी है। सो यहाँ पे हमने डिटेल एक्टिविटी, फिर स्कोप ऑपरेटर, क्लास डॉट जावा ये यहाँ पे इसलिए मेंशन है क्योंकि जो सारे एंड्रॉयड की लाइब्रेरीज हैं वो जावा में कोडेड है। सो इंटेंट का भी जो कोड है वो जावा में कोडेड है, तो वहाँ पे जो एक्टिविटी जानी चाहिए वो जावा के फॉर्म, मतलब जावा वाली फाइल जानी चाहिए। पर हम तो कोड कॉटलिन में कर रहे हैं, सो इसीलिए हम यहाँ पे स्कोप ऑपरेटर लगा के उसे जावा में डिफाइन कर देते हैं कि डिटेल एक्टिविटी इज़ अ टाइप ऑफ जावा क्लास। आप अगर इंटेंट पे हवर करके कंट्रोल और उस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके साइमल्टेनियसली कंट्रोल प्रेस करके आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो फाइल खुल जाएगी जिसमें इंटेंट का जो एक्शन है वो कोडेड है। सो आप ये नोटिस करोगे कि वो जो फाइल होगी वो .java में होगी। सो ये सब चीज़ें हैं, ये सब थोड़ी बैकग्राउंड चीज़ें, आप जैसे जैसे कोड करने लगोगे वैसे वैसे आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। सो हमने एक ब्रिज क्रिएट कर लिया यहाँ पे इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाकर एक वेरिएबल इंटेंट में। अब हम इसमें कुछ डेटा पुट कर सकते हैं जो हमें दूसरे एक्टिविटी में भेजना है, हम चाहे तो नहीं भी पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली हम वो अल्फ़ाबेट जो हमें नेक्स्ट एक्टिविटी में जिससे स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स लिख रहे हैं हम वो उस पर सेंड करें, क्योंकि इससे आसानी होगी। हम हर एक्टिविटी के लिए डिफरेंट डिफ़ाइन करें, इससे अच्छा है हम वही चीज़ भेज दें। सो हमने पुट एक्स्ट्रा मेथड का यूज़ किया जैसे, और इसके भी 2 पैरामीटर हैं जैसे मेंशन था, और इसके भी 2 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर होता है द नेम ऑफ़ द आर्ग्यूमेंट जो हम भेजना चाहते हैं, और सेकंड होता है द डेटा ऑफ द डेटा जो हम भेजना चाहते हैं। सो नेम का ये सिग्निफिकेंस है कि हम जो डेटा भेज रहे हैं उसको हम रिट्रीव कैसे करेंगे, किस नाम से रिट्रीव करेंगे। सो ये उसके लिए होता है। और यहाँ पे हमने डेटा भेजा होल्डर डॉट बटन डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो होल्डर के बटन पे जो टेक्स्ट मेंशन है वो चला जाएगा और उसको हम लेटर से रिट्रीव कर लेंगे। तो ये सब अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि वाई डू यू थिंक इट्स नेसेसरी टू कॉल टू स्ट्रिंग एट द एंड, सो व्हेन द बटन टेक्स्ट इज़ ऑलरेडी अ स्ट्रिंग। सो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। चलो एक बार पढ़ भी लेते हैं सॉर्ट ऑफ। It's actually type char sequence, which is sometimes called an interface. You don't need to know anything about Kotlin interfaces for now, other than it's a way to ensure type, such as a string, implement specific functions and properties. You can think of a char sequence as a more generic representation of string like class. A button text property could be a string, it could be any object that is also a char string. The put extra method, however, accepts a string, not just any char sequence, hence the need to call टू स्ट्रिंग। सो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि जो टेक्स्ट में हो वो स्ट्रिंग हो, वो कैर सीक्वेंस भी हो सकता है। तो इसीलिए उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे टू स्ट्रिंग नेसेसरी है। सो हमने जब एक ब्रिज क्रिएट कर लिया इंटेंट बना के, लेकिन अभी हमने दूसरी एक्टिविटी लॉन्च नहीं की। सो दूसरी एक्टिविटी लॉन्च करने के लिए हम उस कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी और फिर इंटेंट को पास कर देंगे। तब हमारी जब ये
कॉल होगा स्टार्ट एक्टिविटी, तब हम दूसरे एक्टिविटी में पहुंच जाएंगे। सो ये फिर अब हमें डिटेल एक्टिविटी में हमने जो डेटा भेजा था लेटर एक्टिविटी से वो रिट्रीव करना है। सो इसमें हम ऑन क्रिएट मेथड में जब व्यूज़ क्रिएट होने वाले होंगे उसके पहले ही, जब मतलब डिस्प्ले से पहले ही हमें वो डेटा चाहिए ताकि हम उस डेटा को डिस्प्ले कर सकें। तो ऑन क्रिएट मेथड में करेंगे आफ्टर द कॉल टू सेट कंटेंट व्यू, और हमने यहाँ पे इसको रिट्रीव करने के लिए क्या यूज़ किया है, इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा डॉट गेट स्ट्रिंग लेटर डॉट टू स्ट्रिंग। सो बेसिकली हमने इंटेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कॉल किया है, फिर उसमें एक्स्ट्रा को कॉल किया। एक्स्ट्रा में वो सारे इस प्रॉपर्टी ऑफ टाइप बंडल, ये बंडल होता है, बंडल एक टाइप है जिसमें हम डेटा पुट करते हैं एंड्रॉयड में इन एन ऐप। सो इसमें सारा डेटा होता है और उसमें से हमें स्ट्रिंग चाहिए, इसलिए हमने गेट स्ट्रिंग कॉल किया। फिर वो चीज़, वो नेम, वेरिएबल नेम हम एंटर करेंगे जिससे हमने जो मेंशन करके हमने डेटा अपना भेजा था फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम उसे डिस्प्ले कर सकें। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन मार्क। सो इस क्वेश्चन मार्क का क्या सिग्निफिकेंस है कि Kotlin इज़ अ वेरी नल अवेयर लैंग्वेज। सो जैसे जैसे आप कोड करते रहोगे आपको पता चलता रहेगा कि कोई ऑब्जेक्ट में कुछ वैल्यू है कि नहीं या फिर वो नल है। सो जैसे इंटेंट हो सकता है कि इंटेंट नल हो सकता है एक्स्ट्रा नल हो, हमने कोई डेटा भेजा ही ना हो। सो अगर हम इसको रन करेंगे और नलेबल नहीं लगाएंगे तो ऐप क्रैश होने का वो होता है, डर होता है। सो ये क्वेश्चन मार्क्स इसलिए बहुत हेल्पफुल होते हैं कि अगर एक्स्ट्रास में कोई कुछ होगा नहीं, मगर अगर वो नल होगा तो गेट स्ट्रिंग कभी कॉल ही नहीं होगा। जब गेट स्ट्रिंग कॉल ही नहीं होगा तो हमारे पास यहाँ पे एरर से बचने का वो, मतलब हम एरर से बच जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए एक्स्ट्रास नल है और हमने गेट स्ट्रिंग कॉल किया तो हमारे पास लेटर नाम के वेरिएबल से कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, तो तुरंत यहाँ पे एरर आ जाएगा और हमारा ऐप क्रैश कर जाएगा। यहाँ पे यही चीज़ मेंशन है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। हमने ये कर दिया। अब क्लीनिंग अप में बेसिकली हमने अभी तक जो कोड लिखा, यहाँ पे हमने लेटर इंटेंट में भेजा और फिर रिट्रीव किया, वो बहुत ही एब्सर्ड है। मतलब उसमें सिंटैक्स एरर आ सकते हैं, सिमेंटिक्स एरर आ सकते हैं, तो उसके लिए ये कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्लीनिंग अप कोड में है। सो ये उस टाइम के लिए जब आप एक बार इंटेंस के साथ काम करना सीख जाते हो और एक बार कोड करना सीख जाते हो, तब आप मतलब ऑप्टिमल कोडिंग के लिए आप कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हो। सो अगर आप एक बार पहले इंटेंट करके देखो, अगर आपका हो जाता है तो फिर आप इसको पढ़ना खुद से, फिर कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स पे काम करना, और इसमें सारे कोड दिए हैं, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और ये चलने लगेगा। फिर एक बार इसको हम लोग रन करके भी देख लेते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो खोलते हैं, थोड़ा सा स्लो है तो इसलिए लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और कि अगर एमुलेटर चालू किया तो और स्लो हो जाएगा। सो विल नेवर सी द एंड ऑफ दिस सेशन। सो इसीलिए सिर्फ रन करके देखेंगे, बिल्ड तक देखेंगे, और एमुलेटर में रन नहीं कर पाएंगे हम लोग। आप लोग अपने घर पे कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। जब तक एंड्रॉयड स्टूडियो खोलते हैं हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सो अब इम्प्लिसिट इंटेंट की बारी आ गई कि इम्प्लिसिट इंटेंट कैसे हैंडल करेंगे। सो यहाँ पे हम इम्प्लिसिट इंटेंट में क्या कर रहे हैं, जिस वर्ड पे क्लिक करेंगे ब्राउज़र खुलेगा और उसका सर्च आ जाएगा, उस वर्ड का डेफिनेशन आ जाएगी। सो यहाँ पे लेट्स रीड, हमने यहाँ पे वर्ड अडेप्टर फाइल में काम करना है और उसी के बटन क्लिक में ऑन बाइंड व्यू होल्डर में। सो दिस लाइन ऑफ कोड इज टू कनेक्ट टू द
website mentioned here, to the URL mentioned here. So ये एक URI एक टाइप होता है. आप let's see, the formatted string is a URL for a Google search with selected word as a query, search query. The first search result should be a dictionary definition of the word. If you are wondering what a URI is, it's not a typo, it but stands for Uniform Resource Identifier. You may already know that a URL or a uniform resource locator is a string that points to a web page. A URI is a more general term for the format. All the URLs are URI, but not all URIs are URLs. Other URIs, for example, an address for a phone number would begin with tel, but this is considered a URN or uniform resource name rather than an URL. The data type used to represent both is called URI. हमने जिस URL पे जाना है उसको डिफ़ाइन तो करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने URI एक टाइप होता है जिसमें URL और URN बोथ होता है कि टेलीफोन नंबर या फिर कहीं पे भी जाना है तो हमने एक क्वेरी URL डिफ़ाइन किया और URI.parse यूज़ करके हमने वो URL दे दी जिसमें हमें जाना है. और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज़ किया है. आइटम में वो वर्ड आएगा जो जिस पर हम क्लिक कर रहे हैं. फिर Q इज इक्वल टू ये पे सर्च हो जाएगा, फिर ब्राउज़र खुल जाएगा. As you can see, URI contains both URL and URN. और ये फॉर्मेट होता है इंटेंट फॉर इम्प्लिसिट टाइप. सो यहाँ पे पहले हमने एक्शन डिफ़ाइन किया कि हम क्या एक्शन चाहते हैं और URL डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे और डेस्टिनेशन डिफ़ाइन करते हैं कि क्या करना चाहते हैं हम. सो टाइप ऑफ एक्शंस हमने यहाँ पे एक्शन व्यू लिखा है. इंस्टेड ऑफ पासिंग अ कॉन्टेक्स्ट एंड एक्टिविटी यू पास एन इंटेंट डॉट एक्शन व्यू अलॉन्ग विद द URI. एक्शन व्यू इज अ जेनरिक इंटेंट दैट टेक्स अ URI, in your case a web address. The system then knows to process this intent by opening the URI in the user's web browser. Some other intents type include category app maps, category app email, category app gallery, action set alarm, action dial. So basically actions होते हैं जब हम ये सब मेंशन करते हैं तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है. अगर हम एक्शन डायल लिखेंगे यहाँ पे तो डायलर खुल जाता है और हम फ़ोन कॉल कर सकते हैं और फिर क्वेरी URL की जगह हम वो फ़ोन नंबर पास कर सकते हैं जिस पे हमें कॉल करना है डेटा पास करने के लिए. सो ये हो गया ये इम्प्लिसिट इंटेंट के लिए. फिर हमने वैसे ही स्टार्ट एक्टिविटी को कॉल किया. सो एंड्रॉयड स्टूडियो खुल चुका है, इट्स स्टिल प्रिपेयरिंग स्पेस. ये इम्प्लिसिट इंटेंट के बारे में है. बेसिकली सिर्फ दो या तीन लाइन का कोड है इंटेंट का. हमें इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, फिर अगर हम उसमें कुछ डेटा डालना चाहते हैं तो हम पुट एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, फिर हम स्टार्ट एक्टिविटी यूज़ करते हैं. एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च हो चुका है. अब हम इंटेंट्स के बारे में कोड करके देखेंगे. उसके पहले हमने एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं. हमने देखा था कि एक्टिविटी के कई सारे स्टेट्स होते हैं और हर स्टेट के लिए कॉल बैक मेथड होता है. पर ये भी जानना ज़रूरी है कि कब वो कॉल होते हैं और जब वो कॉल होते हैं तो हम उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं. मतलब हम उसमें क्या ऐसा कोड ऐड कर सकते हैं जो जिससे हमारा ऐप और एफिशिएंट बने. सो सबसे पहले तो सारे मेथड्स को ओवरराइड करेंगे. ये प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है नए सिरे से. इसका नाम एक्टिविटी फ्रैगमेंट एग्जाम्पल डाला है. कोई चेंजेस नहीं किए हैं. सबसे पहले सारे ओवरराइड करते हैं. तो ओवरराइड करने के लिए Ctrl+O प्रेस करें. सो लिस्ट आ जाती है जो उन सारे मेथड्स की जो ओवरराइड हो सकते हैं. बहुत बड़ी लिस्ट होती है, फिल्टर करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे ढूंढना. सो जस्ट स्टार्ट टाइपिंग. सो सारे वो वाले आ जाते हैं जो आपने टाइप किए हैं. फिर डाउन बटन प्रेस करके हम वो वाले मेथड सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें ओवरराइड करने हैं. सो हमने ओवरराइड किया. ऑन स्टार्ट, ऑन स्टॉप करते हैं. ऑन स्टार्ट, ऑन स्टॉप, ऑन पॉज, ऑन रेज्यूम, ऑन रीस्टार्ट भी करना
on restart, on destroy, on destroy. अब ये चेक करने के लिए कि ये मेथड्स कब कॉल होते हैं, हम लॉग कैट का इस्तेमाल करेंगे, लॉग मैसेजेस का इस्तेमाल करेंगे. एक्चुअली लॉग मैसेजेस लॉग कैट में डिस्प्ले होते हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है लॉग कैट. सो लॉग मैसेजेस क्या होते हैं, वो शॉर्ट मैसेजेस होते हैं जो कंसोल पे हमें दिखते हैं. सो उसके लिए उसका फॉर्मेट क्या होता है कि लॉग डॉट आई, डॉट के आगे ये जो एक लेटर होता है इसको लॉग लेवल बोलते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉग लेवल होते हैं. आई इन्फो के लिए होता है, डी होता है, ई होता है, डी फॉर डिस्प्ले, ई फॉर एरर. सो और लॉग का दो पैरामीटर्स होते हैं. पहला पैरामीटर ये स्पेसिफाई करता है कि जो लॉग है, लॉग मैसेज है, वो कहाँ से प्रिंट हो रहा है. सो हम यहाँ पे क्लास का नाम डालेंगे मेन एक्टिविटी, और फिर सेकेंड पैरामीटर मैसेज होता है, जो मैसेज हम प्रिंट करना चाहते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन स्टार्ट कॉल्ड. अब ये सब में इसको इंपोर्ट कर लेते हैं. इंपोर्ट करने के लिए ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करिए, इंपोर्ट हो जाएगा. अब इसको सब में कॉल कर लेते हैं, तो कॉपी कर लेते हैं. सुपर हम रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि जो फंक्शनैलिटी ऑलरेडी डिफाइंड है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी अगर सुपर कॉल नहीं होगा. सारे मैसेजेस चेंज कर लेते हैं. डिस्ट्रॉय, ऑन रीस्टार्ट, on resume, on pause, on stop. हाँ, सो अब इसे रन करते हैं. सो कोई मेथड रह तो नहीं गया. सो इट विल टेक सम टाइम. तब तक ये बात करते हैं कि कौन सा मेथड कब कॉल होना चाहिए और उसमें हम क्या क्या फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं. सपोज़ आपके ऐप में टाइमर है, तो टाइमर का जो टाइम है वो कब तक चलना चाहिए और कब वो स्टॉप हो जाना चाहिए. जब आपकी एक्टिविटी विजिबल है और जब वो फोकस में है, ये दो अलग अलग स्टेट्स होते हैं. सो टाइमर तब भी चलना चाहिए जब वो एक्टिविटी विजिबल है और फोकस में नहीं है. सो उसके लिए हम टाइमर स्टार्ट होने का जो कोड होता है वो ऑन स्टार्ट में डालेंगे, क्योंकि तब एक्टिविटी ऑन स्टार्ट कॉल होकर एक्टिविटी विजिबल स्टेट में आ जाती है. और टाइमर स्टॉप होने का कोड हम ऑन स्टॉप में डालेंगे. पर मान लीजिए आपके ऐप में कोई एनिमेशन है जो चल रहा है, जो कंटिन्यूसली लूप पे चल रहा है, पर क्या वो तब भी चलना चाहिए जब एक्टिविटी फोकस में नहीं है. मतलब यूज़र उस एक्टिविटी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, वो किसी और डायलॉग या किसी और ऐप से इंटरेक्ट कर रहा है. सो तब उस एनिमेशन के चलने का कोई यूज़ नहीं है, वो एकदम फ्यूटाइल है. सो उस एनिमेशन के स्टार्ट होने का कोड हम ऑन पॉज में डालेंगे, ऑन पॉज में स्टॉप होने का डालेंगे और ऑन रेज्यूम में स्टार्ट होने का डालेंगे. क्योंकि वो जब हमारा यूज़र ऐप से इंटरेक्ट कर सकता है तब उसका कोड ऑन रिज्यूम से होके जाता है, और जब वो इंटरेक्ट करना बंद कर देता है, जब यानी एक्टिविटी फोकस में से चली जाती है, तब ऑन पॉज कॉल होता है. इसीलिए ये सब कॉल बैक्स जानना बहुत ज़रूरी है, और कब कब कौन सा कॉल होता है और क्या क्या कोड जाना चाहिए उसमें, ताकि हमारा ऐप और इफ़िशिएंटली काम कर सके और यूज़र को कोई दिक्कत ना हो. सो बेयर विथ मी, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है. जब
जब तक ग्रेडल बिल्ड हो रहा है हम लॉग कैट के बारे में भी जान लेते हैं। लॉग कैट को ओपन करके देखते हैं। ये लॉग कैट का की विंडो खुल गई। इसमें वो सारे मैसेजेस डिस्प्ले होते हैं जो हमारे कनेक्टेड डिवाइस या हमारे एमुलेटर में हो, मतलब जो हो रहा हो। ये हमारी डिवाइस है। यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम वो ऐप सेलेक्ट करते हैं जो हम जिसके बारे में हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। ये लेवल है, लॉग लेवल्स। हम इन्फो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने लॉग आई प्रेस किया है, या W फॉर वॉर्न, E फॉर एरर, डीबग, D फॉर डिबग एंड V फॉर वर्बोस। ये फ़िल्टर करने के लिए होता है। जब हमारा ग्रेडर बिल्ड हो जाएगा तो हम एक बार फ़िल्टरिंग कर देंगे ताकि हम डिस्प्ले कर सकें। स्ट्रीमिंग की वजह से मेरी मेमोरी बहुत हैवी हो गई है, इसलिए बहुत टाइम ले रहा है। सो बियर विद मी। जब तक ये ग्रेडर बिल्ड हो रहा है हम बाकी लॉग लेवल्स के बारे में भी जान लेते हैं। वर्बोस जो होता है ये सारे लॉग मैसेजेस शो करता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है। और डीबग जो होता है वो वाले मैसेजेस शो करता है जो डेवलपमेंट में काम आते हैं। और सारे मैसेजेस, अगर हम यहाँ पे डीबग सिलेक्ट करेंगे तो वो सारे मैसेजेस प्रिंट होंगे जो डीबग और ये लोअर लेवल के होते हैं। यानी डीबग और लोअर, उसके इन्फो वाले, वार्न वाले, एरर वाले, असर्ट वाले। इन्फो वो सारे मैसेजेस शो करता है जो हम रेगुलर मैसेजेस जो हम प्रिंट करना चाहते हैं। वार्निंग्स होती हैं, एरर्स होते हैं। असर्ट वो होता है कि वो मैसेजेस शो करता है, वो इश्यूज शो करता है जो डेवलपर एक्सपेक्ट करता है कि वो कभी नहीं हैपन होंगे। अगर हम इन्फो सिलेक्ट करेंगे तो वो सारे मैसेजेस फ़िल्टर हो जाएंगे, इन्फो वाले और उसके नीचे लोअर लेवल वाले। जब हमने इन्फो सिलेक्ट किया तो सिर्फ वही मैसेजेस यहाँ पे हैं जिनके आगे I होगा, W होगा, E होगा या A होगा। हम देख सकते हैं पे I और W वाले सारे प्रिंट हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। I mean, और ये ग्रेडर बिल्ड बहुत टाइम ले रहा है। आई डोंट हैव अ चॉइस बट टू रिकॉर्ड। आप लोग इसको आगे फॉरवर्ड कर लीजिए जब ये ग्रेडर बिल्ड हो जाता है। एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक्टिविटी से सारे मेथड्स को कॉल करते हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट या और आर्ग्यूमेंट में चेंज करना होता है तो एक्टिविटी इंस्ट्रक्ट करती है उस आर्ग्यूमेंट को कि मेरा ये स्टेट है, और नाउ जब वो स्टेट हो जाता है तब वो आर्ग्यूमेंट या ऑब्जेक्ट में हम चेंज करते हैं। बट
2017 आई थिंक के अराउंड डेवलपर्स ने एक क्लास लाइब्रेरी निकाली थी, लाइफ साइकिल लाइब्रेरी। उसमें हमारा लाइफ वो बेसिकली एक लाइफ साइकिल अवेयर लाइब्रेरी है। मतलब उसमें वो सारे मेथड्स हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट को लाइफ साइकिल अवेयर बनाते हैं। मतलब यहाँ पे एक्टिविटी हमें बता रही है कि मेरा ये स्टेट है और तुम इसके हिसाब से काम करो। पर जो लाइफ साइकिल लाइब्रेरी है उससे क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट अवेयर हो जाता है अपने ओनर की लाइफ साइकिल के बारे में। यानी अगर मेरे एक्टिविटी में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आर्ग्यूमेंट है, मान लीजिए एक काउंटर है, सो वो उसका स्टार्ट होने का और स्टॉप होने का जो कोड होता है, हम यहाँ पे अगर कॉल बैक्स में डालते हैं ऑन स्टार्ट या ऑन स्टॉप में, तो वो एक्टिविटी इंस्ट्रक्ट करती है उसको। पर लाइफ साइकिल ओनर लाइफ साइकिल लाइब्रेरी से क्या होता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्विच हो जाती है। तो लाइफ साइकिल के बारे में उसके ओनर, लाइफ साइकिल ओनर के बारे में, यानी अगर मेरा बटन मेन एक्टिविटी में, तो मेन एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के बारे में मेरा बटन अवेयर हो जाएगा। और जैसे ही मेन एक्टिविटी की स्टेट चेंज होगी तो मेरे बटन को, मेरे काउंटर को नोटिफाई कर दिया जाएगा कि एक्टिविटी का स्टेट चेंज हो गया है। फिर जो मेरा काउंटर है वो डिसाइड करेगा कि वो उस इंफॉर्मेशन से क्या काम करना चाहता है। सो ये एक लाइफ साइकिल लाइब्रेरी है। ये साइड नोट की तरह यहाँ पे मतलब स्मॉल ब्रीफ दे दिया है मैंने कि क्यों आई थी और किस लिए आई थी। आप इसके बारे में और गूगल पे सर्च कर सकते हो और देख सकते हो क्या कोड होता है। बहुत सिंपल होता है। किसी को कोई डाउट है तब तक तो वो पूछ लो। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। फाइनली हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है इतने वेट के बाद। अब अगर एमुलेटर चलाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और काफ़ी टाइम वेस्ट होने लगेगा। तो इसलिए मैंने अपनी फ़िज़िकल डिवाइस कनेक्ट किया है और हम आपको बताते रहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब हम लोग प्रोसेसेस देखते हैं कि क्या क्या कॉल बैक्स कैसे कैसे कॉल होते हैं। ऐप इंस्टॉल हो चुका है, अब उसे लॉन्च करते हैं। जब ऐप ओपन किया तो हमने देखा सबसे पहले ऑन क्रिएट कॉल हुआ, फिर ऑन स्टार्ट, फिर ऑन रिज्यूम। ऑन क्रिएट इसलिए कॉल हुआ क्योंकि एक्टिविटी लॉन्च हुई। ऑन स्टार्ट से वो विजिबल में आ गया, विजिबल स्टेट में आ गया। फिर ऑन रिज्यूम स्टेट से अब हम उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बैक बटन दबाते हैं तो एक्टिविटी फोरग्राउंड से चली जाएगी। तो हमने देखा कि ऑन पॉज कॉल होगा सबसे पहले, फिर ऑन स्टॉप, फिर ऑन डिस्ट्रॉय। अब हम अगर रीसेंट टैब से उसे वापस से ओपन करते हैं तो वापस से एक्टिविटी क्रिएट होगी ऑन क्रिएट के साथ, ऑन स्टार्ट के साथ, ऑन रिज्यूम के साथ। अब हम क्या करते हैं कि पावर बटन दबा देते हैं। ऐप अब हमारा ऐप अभी चल रहा है, पर अगर हम पावर बटन दबा देंगे तो वो विजिबल नहीं होगा। तो पावर बटन दबाया तो देखा कि ऑन पॉज और ऑन स्टॉप कॉल हुआ, ऑन डिस्ट्रॉय नहीं कॉल हुआ क्योंकि एक्टिविटी अभी भी हमारी चल रही है, एक्टिव स्टेट में है। अब जब हम वापस से अपना फ़ोन ऑन करेंगे तो ऑन रीस्टार्ट कॉल होगा क्योंकि ऑन स्टॉप के बाद ऑन रीस्टार्ट कॉल होता है, फिर ऑन स्टार्ट और फिर ऑन रिज्यूम। ऑन क्रिएट वापस से कॉल नहीं हुआ क्योंकि वो लाइफ साइकिल में सिर्फ तभी कॉल होता है जब एक्टिविटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वापस रिक्रिएट करने के लिए ऑन क्रिएट का इस्तेमाल होता है। सो वापस से बैक बटन दबा के अब इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब हमें इंटेंस पे काम करना था कि इंटेंस कैसे चलते हैं, पर कोड तो वहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म पे। अब उसे फॉलो करने के लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। सो अपने पैकेज नेम के अंदर जाके जो आपका पैकेज नेम है उसके अंदर एक दूसरी एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे।
इसको सेकंड एक्टिविटी नेम कर देते हैं। हमारी सेकेंड एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है। अब हम अपने मेन एक्टिविटी में एक बटन को इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि जब हम बटन प्रेस करें तो हम इंटेंट से दूसरी एक्टिविटी में जा सकें। बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ इंटेंट के बारे में दिखाने के लिए हम ये ऐप बनाया है। ये मतलब ये कोड कर रहे हैं, ऐप भी नहीं है, कंप्लीट ऐप की तरह भी नहीं वर्क करेगा। ऑल्ट प्लस एंटर दबा के जो एरर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे ही आप ALT प्लस एंटर दबाओगे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप क्या कर सकते हो उस एरर या उस वार्निंग को रिजॉल्व करने के लिए। हम दूसरी एक्टिविटी बना ली। अब एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो एक्टिविटी क्रिएट होगी उसे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना एक्टिविटी रिकॉग्नाइजेबल नहीं होगी। सो नेम कर देते हैं इसको। अच्छा, ये इस टैग के अंदर ही होगा। सो नेम सेकेंड एक्टिविटी, बस इंटेंट फिल्टर और बाकी सब चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम ये सब ऐड कर चुके हैं। अब हम जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में और जो बटन हमने इसमें डिफ़ाइन किया इसको पहले एक आईडी दे देते हैं ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें। बटन, अब इसको मेन एक्टिविटी में हम पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं, डिक्लेयर एमेंट। बटन टाइप का है। लेट इनिट वेरिएबल से ये डिक्लेयर हो गया कि हम इसे बाद में इनिशियलाइज करेंगे। ऑन क्रिएट में फाइंड व्यू बाय आईडी से उसे कनेक्ट करके इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो बटन को फाइंड व्यू बाय आईडी तो इसमें सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा देते हैं ताकि जब ये क्लिक हो तो हमें पता चले। अब इसमें हम इंटेंट लगा सकते हैं। सो इंटेंट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंटेंट का पहला वेरिएबल होता है सोर्स एक्टिविटी, तो हम यहाँ पे दिस लिख सकते हैं। फिर सेकंड लिखेंगे हम दिस, अब कंटेंट कर दो, दिस डॉट
सेकेंड एक्टिविटी स्कोप ऑपरेटर क्लास डॉट जावा, ये हमारा डिफाइन हो गया। अब हम इस एक्टिविटी में भी कुछ एक्स्ट्रा पुट नहीं करते हैं, सीधे एक्टिविटी लॉन्च कर देते हैं। तो स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, तो जैसे ही ये क्लिक होगा सेट ऑन क्लिक्स ने, हम दूसरे एक्टिविटी में आ जाएंगे। यहाँ पे वार्निंग आ रही कि इट मस्ट कैन बी प्राइवेट। हम अपनी सेकेंड एक्टिविटी के ऑन क्रिएट में एक लॉग मैसेज डाल देते हैं कि हमारी सेकेंड एक्टिविटी लॉन्च हो गई। ताकि हमें लॉग मैसेज मिल जाए। और यहाँ पे भी एक लॉग मैसेज डाल देते हैं कि हमने बटन को क्लिक किया। So let's run it. सेकेंड एक्टिविटी की XML फाइल में कुछ भी नहीं है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, एक टेक्स्ट व्यू भी नहीं है। अगेन क्रिएटर बिल्ड होने में बहुत टाइम लग रहा है, मतलब अभी तो स्टार्ट हुआ, पर लेट्स होप कि बहुत टाइम ना लगे। सो एक्सप्लिसिट इंटेंट में हर इंटेंट का सिर्फ 3 ही लाइन ऑफ कोड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, फिर कुछ एक्स्ट्रा पुट करना है तो एक्स्ट्रा पुट कर लो आप, और फिर स्टार्ट एक्टिविटी। ये सारे एक्स्ट्रा लाइन्स ऑफ कोड हटाने के लिए आप रीफॉर्मेट कर सकते हो कोड, तो कंट्रोल ऑल्ट और L दबाने से रीफॉर्मेट हो जाता है। नहीं तो जैसे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड था जिसकी नेसेसिटी नहीं थी वो चला गया। यहाँ पे सारे शॉर्टकट्स हैं कोड में, रीफॉर्मेट कोड कंट्रोल ऑल्ट प्लस L। सो अगर इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप इस कोड को अपने लैपटॉप में रन करके देखो। मेरा नेटवर्क की वजह से ये बहुत टाइम ले रहा है। ऐसे ही आप इम्प्लिसिट इंटेंट भी कोड करके देखो, और तरह तरह के एक्शंस ट्राई करना, डायलर वाला ट्राई करना, गूगल और वो ब्राउज़र वाला तो करना ही करना। इसमें हम लोग इतना वेट नहीं कर सकते, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप लोग करो, फिर कहीं एरर आएगा तो आप ग्रुप में मैसेज करना। जैसे कोई छोटा छोटा कोड है जो आपको अपने ऐप में कोई ऐसी फंक्शनैलिटी है जो अपने ऐप में तुरंत नहीं यूज़ कर सकते, सो आप कोई एक सैम्पल ऐप बना लो, वहाँ पे पहले ये फंक्शनैलिटी ट्राई किया करो ताकि आपको क्लियर हो जाए। और लॉग मैसेजेस हो चुका है इंस्टॉल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉग मैसेजेस बाय द वे। लॉग कैट खोलते हैं, एक्टिविटी लॉन्च हुई, बटन प्रेस करते हैं, बटन क्लिक, ये वाली एक्टिविटी ऑन पॉज स्टेट में चली गई और ऑन स्टॉप में चली गई, और सेकंड एक्टिविटी लॉन्च हो गई। ये कैसे पता चलेगा? अगर हम यहाँ पे
आई सेकेंड एक्टिविटी डाल देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि सेकेंड एक्टिविटी लॉन्च हो गई, सेकेंड एक्टिविटी लॉन्च हो गई। अब इसको काट के सिर्फ इन्फो वाला करते हैं, आई स्लैश, तो हमें ऑर्डर भी मिल जाएगा यहाँ पे, मेन एक्टिविटी, यहाँ पे बटन क्लिक ऑन पॉज, फिर सेकेंड एक्टिविटी का ऑन क्रिएट कॉल हुआ, बटन क्लिक ऑन पॉज, ये सेकेंड एक्टिविटी का ऑन क्रिएट कॉल हुआ। अभी हम लोग सेकेंड एक्टिविटी में ही हैं और क्योंकि इतनी देर में फ़ोन लॉक हो गया है तो वो ऑन पॉज और ऑन स्टॉप भी इसलिए कॉल हुआ। सो यही है एक्सप्लिसिट इंटेंट। आप इम्प्लिसिट इंटेंट ट्राई करो। आप लोग कोड कीजिए, ब्रेक लेते हैं, क्विज अटेम्प्ट कर लीजिए और जो कोड है वो अटेम्प्ट कर लीजिए, रन कर लीजिए एक बार अपने अपने सिस्टम्स में, फिर 15 मिनट या 20 मिनट के बाद वापस मिलेंगे और फिर फ्रैगमेंट स्टार्ट करेंगे। फ्रैगमेंट्स कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन राउंड करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे आपको और फिर सेशन एंड कर देंगे। थैंक यू।
वेलकम बैक। सो आई होप आप लोगों ने इंटेंट वाला कुछ कोड रन करके देखा होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है कोई क्वेश्चन चैट बॉक्स में, और अगर बाद में करना है तो फिर बाद में करके आप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। सो अभी तक हमने देखा कि एक्टिविटी क्या होती हैं, और एक्टिविटी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में नेविगेट कैसे करते हैं, हमने ये देख लिया। अब जानते हैं कि फ्रैगमेंट क्या होते हैं। सो फ्रैगमेंट इज़ अ मॉड्यूलर सेक्शन ऑफ एन एक्टिविटी। मॉड्यूलर सेक्शन का मतलब ये है कि एक एक्टिविटी में अगर हम कई सारे मॉड्यूल्स बॉक्सेस लगाना चाहें, मान लीजिए जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में 3 फ्रैगमेंट्स होते हैं जैसे जहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं। फ्रैगमेंट 1 की जगह सारे मैसेजेस वाला विंडो होता है, फ्रैगमेंट 2 की जगह स्टोरी वाले है, और फ्रैगमेंट 3 में कॉल लग होती है। सो और ऊपर का स्ट्रक्चर सारा सेम होता है। सो हमारे एक एक्टिविटी में 3 फ्रैगमेंट है। एक ही स्क्रीन में हमने तीन अलग अलग फंक्शंस को किया कि इसमें ये डिस्प्ले होना चाहिए इस फ्रैगमेंट में, और इसका ये फंक्शन होगा, ये पूरी अलग तरीके से काम करेगा, इसमें ये होना चाहिए और इसमें वो होना चाहिए। सबसे बड़ा एडवांटेज फ्रैगमेंट का ये है कि ये कम रैम लेता है और फिर ऐप इससे फास्टर चलता है। तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ से फ़ायदेमंद है कि मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हो। और फ्रैगमेंट्स की बाय द वे अपनी एक ओन खुद की लाइफ साइकिल होती है, मतलब ये एक्टिविटी से इंडिपेंडेंट काम करता है। एंड वी कैन कंबाइन मल्टीपल फ्रैगमेंट्स इन सिंगल एक्टिविटी टू बिल्ड अ मल्टीप्लेन यूआई। सो बेसिकली क्या था ना कि एंड्रॉयड 2.0 में मोर डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल यूआई डिज़ाइन को सपोर्ट करने के लिए फ्रैगमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे एक टैबलेट में, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, जैसे एक टैबलेट में स्क्रीन उसकी बड़ी है और उसमें बहुत कुछ डिस्प्ले हो सकता है। एक ही ऐप अगर हम टैबलेट में खोलते हैं और फ़ोन में खोलते हैं तो हम देखते हैं कि टैबलेट में बहुत ज़्यादा स्पेस है। अगर हम एक छोटी सी स्क्रीन ही पूरे टैबलेट में डिस्प्ले कराने लगेंगे तो बहुत ही एब्सर्ड लगेगा और यूआई अट्रैक्टिव नहीं होगा। जैसे यूज़र इंटरेक्शन में मतलब यूज़र को उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगेगा। सो हम एक ही स्क्रीन पे 2 फ्रैगमेंट्स एक साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे एक या फ्रैगमेंट किया, ये एक फ्रैगमेंट किया। फ़ोन पे उसी ऐप को जब हम चला रहे हैं तो ये दोनों एक साथ करेंगे तो बहुत ही केओटिक हो जाएगा और दिखेगा भी नहीं। सो इसलिए फिर हम वो फ्रैगमेंट्स अलग अलग डिस्प्ले करेंगे। सो फ्रैगमेंट्स बेसिकली डायनामिक और फ्लेक्सिबल डिज़ाइंस बहुत सपोर्ट करते हैं और फिर रैम भी कम लेते हैं। और फ्रैगमेंट की अपनी खुद की लाइफ साइकिल होती है जिसमें यूज़र इनपुट डालता है और फिर यूज़र उससे इंटरैक्ट करता है। सो और देखा जाए तो एक फ्रैगमेंट रीयूजेबल होता है अक्रॉस मल्टीपल एक्टिविटीज़। मतलब हम एक ही फ्रैगमेंट को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्फ्लेट कर सकते हैं। और सो बेसिकली ये होता है फ्रैगमेंट्स। थोड़ा सा अगर किसी को भी कंफ्यूजिंग लगेगा तो प्लीज़ पूछ लेना। और फिर फ्रैगमेंट की लाइफ साइकिल कैसे डिफरेंट होती है देखते हैं। तो फ्रैगमेंट को हम एक्टिविटी में डालते हैं। फ्रैगमेंट जैसे एक्टिविटी अगर एक सब क्लास है तो फ्रैगमेंट उसका सब क्लास है। ऐसे होता नहीं है पर सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं। सो वो सारे मेथड्स सेम होते हैं सिवाय ऑन अटैच के, ऑन क्रिएट व्यू के, ऑन डिस्ट्रॉय व्यू के और ऑन डिटैच के। ऑन अटैच और इसका ऑर्डर होता है, सबसे पहले ऑन अटैच कॉल होता है, फिर ऑन क्रिएट कॉल होता है, फिर ऑन क्रिएट व्यू। ऑन क्रिएट व्यू में जो फ्रैगमेंट्स के व्यू होते हैं वो क्रिएट होते हैं, फिर एक्टिविटी क्रिएटेड एक्टिविटी में भी होता है, फिर ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन डिटैच। सो ये फ्रैगमेंट की एक लाइफ साइकिल होती है। स्टेट्स सेम ही होते हैं, जैसे स्टेट्स एक्टिविटी में होते हैं वैसे ही स्टेट्स सेम फ्रैगमेंट्स में भी होते हैं। अब फ्रैगमेंट्स में कोई भी एक्शन जो होता है कि हम कोई भी एक्शन जो परफॉर्म होता है उसको हम फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो जब हम कोई फ्रैगमेंट ओपन करते हैं और जो फ्रैगमेंट क्लोज करते हैं सो उसका एक लॉग मेंटेन होता है बैक स्टैक में। बैक स्टैक में इसलिए मेंटेन होता है ताकि अगर हम जब बैक बटन दबाएं तो हम जिस प्रीवियस फ्रैगमेंट में थे उस प्रीवियस फ्रैगमेंट में ही जाएं, ना कि ऐप से बाहर आ जाएं या फिर एक्टिविटी से बाहर आ जाए। सो ये
होस्ट एक्टिविटी मेंटेन करती है बैकस्टैक, जिसमें सारा फ्रैगमेंट स्टोर होता है। और एक एक्टिविटी में हम फ्रैगमेंट दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, या तो हम XML में फ्रैगमेंट टैग ऐड करें, फिर उसके अंदर सारा अपना कोडिंग करें, मतलब UI डिज़ाइन करें कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, या तो हम एक फ्रैगमेंट का सेपरेट XML डिज़ाइन करके, मतलब जैसे नॉर्मल XML लेआउट बनाते हैं वैसे लेआउट बना के Kotlin कोड में वो डायरेक्टली ऐड कर दें। सो Kotlin कोड वाला जो मेथड होता है वो ज़्यादा ईजी होता है, तो ज़्यादातर वही यूज़ होता है। उसके बारे में कुछ कोड देखेंगे अभी हम लोग। सो अब कुछ कोड देखते हैं कि फ्रैगमेंट कैसे ऐड करते हैं। हम Kotlin कोड में कैसे डायरेक्टली ऐड करते हैं वो देखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा आसान होता है। सबसे पहले तो हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं किसी भी नाम से, उसमें क्लास डिफ़ाइन करते हैं और फ्रैगमेंट को इनहेरिट कर लेते हैं। ये फ्रैगमेंट क्लास एंड्रॉयड में ऑलरेडी डिफाइंड है डेवलपर्स द्वारा। ये हम इसलिए इनहेरिट करते हैं अपनी क्लास में ताकि जो फ्रैगमेंट की सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हमारे क्लास में ऐड हो जाए। फिर हम ऑन क्रिएट व्यू को ओवरराइड करते हैं। ऑन क्रिएट व्यू हमारे लेआउट को हमारे फ्रैगमेंट कोड से कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे एक एक्टिविटी में होता है सेट कंटेंट व्यू। सेट कंटेंट व्यू लेआउट को, जो XML लेआउट होता है और जो Kotlin कोड होता है, उन दोनों को कनेक्ट करता है। यहाँ पे हम सेट कंटेंट व्यू का यूज़ नहीं करते हैं फ्रैगमेंट में हम लेआउट इन्फ्लेटर का यूज़ करते हैं। लेआउट इन्फ्लेटर क्या करता है कि जो लेआउट हमने डिज़ाइन किया है वही रेस्ट फोल्डर में, उस लेआउट को एक व्यू के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है ताकि हम उस व्यू को रिटर्न कर सकें, क्योंकि ऑन क्रिएट व्यू के पास एक रिटर्न टाइप होता है व्यू। और कंटेनर बेसिकली व्यू ग्रुप है। कंटेनर वो बाउंड्री है और वो मतलब वो बॉक्स है जिसमें हम जो लेआउट है उसे इन्फ्लेट करना चाहते हैं। और ये फॉल्स वाला जो पैरामीटर होता है ये अटैच टू रूट होता है। ये अगर ट्रू रहेगा तो जो फ्रैगमेंट है वो एक्टिविटी में हमेशा मतलब परमानेंटली अटैच हो जाएगा और दूसरा फ्रैगमेंट उसकी प्लेस नहीं ले पाएगा। सो ये फ्रैगमेंट वाला होता है। और यहाँ पे वो सारे कोड जाते हैं, वो फाइंड व्यू बाई ID वाले जो व्यूज़ हमने डिफाइन किए हैं यहाँ पे हम उसको कनेक्ट करते हैं। फिर कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है वो सब यहाँ पे ऐड करते हैं, फिर लास्ट में हम व्यू को रिटर्न कर देते हैं। सो ऐसे एक फ्रैगमेंट क्रिएट हो जाता है। अब हम फ्रैगमेंट, ये तो सेपरेट फाइल है जो फ्रैगमेंट वाली है, इसको हम कॉल कैसे करेंगे? इसको कॉल करने के लिए सारा जो एक्शन होता है ओपन करने का फ्रैगमेंट को फ्रैगमेंट मैनेजर हैंडल करता है, जिसको हम फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सो ये जो लाइन ऑफ कोड है ये हम अपनी एक्टिविटी में डालते हैं, जिस होस्ट एक्टिविटी में डालते हैं जब हम फ्रैगमेंट को ओपन करना चाहते हैं। सो सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन डॉट रिप्लेस id.frame r.id.frame। ये फ्रेम का मतलब वो है जब हम अपनी लेआउट डिफाइन करेंगे मेन एक्टिविटी वाली, तो वहाँ पे एक बॉक्स या एक फ्रेम डिफाइन करेंगे, एक बाउंड्री डिफाइन करेंगे कि इसमें हमारा फ्रैगमेंट आना चाहिए इतने प्लेस में। तो उस फ्रेम की ID ये है। फिर सैम्पल फ्रैगमेंट को कॉल किया, जो फ्रैगमेंट हम मतलब इन्फ्लेट करना चाहते हैं, और फिर कमिट। सो इस लाइन ऑफ कोड से हम फ्रैगमेंट को कॉल कर लेंगे और हमारा फ्रैगमेंट ओपन हो जाएगा। तो ये फ्रैगमेंट के बारे में हो गया। ये आप कोड ज़रा सा करके देखो, एक ऐप में 2-3 फ्रैगमेंट खोल के देखो। और एंड्रॉयड में एक टेम्पलेट भी होता है फ्रैगमेंट का, आप वो भी खोल के देख सकते हो। उसमें फ्रैगमेंट के सारे कोड पहले से ही लिखे होते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आप लोग सारे जो ट्रैक्स हैं उनको करो, तो उसमें आपको फ्रैगमेंट के बारे में मिलेगा। ऐसा सेपरेट अभी आया नहीं है। और सारे क्विजेस प्लीज़ अटेम्प्ट कर लो, तब आपको बैच मिलेगा। क्विज अटेम्प्ट कर लोगे और क्विज पास हो जाओगे तो बैच मिल जाएगा। सारे एक्टिविटीज़ अगर आपको आती है तो नेसेसरली नहीं कि आप सारी एक्टिविटीज़ अटेम्प्ट करो, वैसे जिसको नहीं आती उसको अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि जानने को मिले। और फिर आज के लिए बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो फिर अब क्वेश्चन आंसर होगा, आप लोग ग्रुप पे प्लीज़ मैसेज कर दो जो आपके क्वेश्चंस हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।